अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था 10th केमिस्ट्री का जो कंटिन्यू हमने किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने उसके एमसीक्यूज़ को देखा था, तो आज के लेक्चर में हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं और वो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि 10th केमिस्ट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पे आज हमारा फोकस होगा इसी लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। हमने बताना है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। हम दो तरह के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, एक हमारे पास था रिवर्सिबल और दूसरा हमारे पास था इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दोबारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो डीकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट नेवर डीकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में अब हमने देखना है कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि ये रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, कंप्लीट होते हैं। दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक ये थी कि ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। और थर्ड वन जो है हमारे पास ये थी कि इनको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनकी दो चार करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने बतानी है, और ये बताना है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते क्या हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को आपने डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या चीज़। The state at which the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal is called equilibrium state। वो स्टेट जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, और उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जिसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और इस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने कर लेना है। और जो थर्ड वन पे हमारे पास क्वेश्चन है, गिव द करैक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस की आपने करैक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो सबसे पहली हमने करैक्टरिस्टिक जो पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की, वो ये थी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलते थे तो प्रोडक्ट्स बनते थे। रिएक्शंस कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना देते थे, प्रोडक्ट बना देते थे, और यही प्रोडक्ट दोबारा डीकम्पोज होके क्या बनाते थे, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देते थे। तो पहली करैक्टरिस्टिक इनकी यही है कि जैसे ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मिलके हमारे पास बना देते हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोज होके क्या बना देते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो रिएक्टेंट्स के केस में हमारे पास कम्बिनेशन होती है रिएक्टेंट्स की, और जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरी करैक्टरिस्टिक हमने इसकी ये पढ़ी थी कि इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी करैक्टरिस्टिक हो गई। और थर्ड वन ये थी कि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं रिएक्शन, आइदर फॉरवर्ड आइदर रिवर्स।
फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, यही वाले प्रोडक्ट्स दोबारा टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे, और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो क्वेश्चन हमारे पास 4 है, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास से इस्टेब्लिश किस तरह से होता है, आपने ये बताना है। तो हम इसी रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगे, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता क्या है, एक्चुअली जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, rate of forward reaction and rate of reverse reactions becomes equal. This state is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium में होगा क्या, हमारे पास एक रिएक्शन प्रोसीड होगा, और प्रोसीड होके वो रिएक्टेंट्स मिलके हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे और वो बना देंगे रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन जो हमारे पास है ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और उस इक्वलिटी स्टेट को, उस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जहां पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वहां पे हमारा जो रिएक्शन है स्टॉप नहीं होता, इसको आपने जस्टिफाई करना है, आपने बताना है कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, व्हाई, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे लगता है ऐसे जैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और इस लिहाज से जो हमारा रिएक्शंस है, जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, बल्कि उनके जो रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, और उस स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस स्टेट में जो हमारा रिएक्शन है वो कतन स्टॉप नहीं होता, बल्कि उनके जो फॉरवर्ड और रिवर्स हैं उनके रेट्स क्या हैं, बराबर हो जाते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है हमारे पास वो आइदर वे यानी कि दोनों तरफ से अटेन हो सकती है। तो लास्ट टाइम हमने जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर्टीज थी, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनमें पढ़ा था कि जो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और उसमें जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो दोनों तरफ से अटेन हो सकता है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, यही जनरल सा एक रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, डिफरेंट हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलेंगे और वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, और यही वाले प्रोडक्ट समटाइम क्या करेंगे, दोबारा रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो रिएक्शन चाहे इस साइड से स्टार्ट हो चाहे इस साइड से स्टार्ट हो, तो एट द एंड एक स्टेट आएगी जहाँ पे ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। चाहे वो प्रोडक्ट्स हमारे पास डिकम्पोज होके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे, चाहे हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइन होके हमारे पास प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो ये मसला नहीं है कि चाहे रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्शंस का कोई असर नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टेब्लिश हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम हमने देखा था कि वही स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, चाहे वो रिवर्स डायरेक्शन से एस्टेब्लिश हो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से एस्टेब्लिश हो, तो इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। और जो हमारे पास क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के दरमियान रिलेशन क्या है। फर्स्ट करते हैं हमारे पास
ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन। जी, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, ये हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा क्या था कि जब एक्टिव मास को हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इनके दरमियान अब हम ताल्लुक क्या बनाएंगे, रिलेशनशिप क्या बनाएंगे कि जब एक्टिव मास को हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, एक्टिव मास को, एक्टिव मास की जो कंसंट्रेशन है इसको हमने कम कर दिया है तो जो हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। तो ये दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है जो कि एक्टिव मास में हम प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर एक्टिव मास की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है, और अगर हम एक्टिव मास की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं या लो कर देते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी लो हो जाता है। तो ये दोनों के दरमियान, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक सिंपल सा रिलेशनशिप है जो कि हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में प्रूव भी कर चुके हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen। नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से के कम्बिनेशन से जो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है उसका आपने केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कांस्टेंट बताना है। आपने क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे और फिर क्या देखेंगे कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या बन रहे हैं। तो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं और फिर वहाँ से हम केसी वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान फार्मूला है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है। तो अमोनिया के केस में होता क्या है, हमारे पास 1 मोल जो नाइट्रोजन है और हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन है, ये मिलके हमारे पास क्या करते हैं, ये अमोनिया बना देते हैं। ये क्या करेंगे, 2 मोल अमोनिया हमारे पास बना देंगे। अब हमने करना क्या है, तो हमारे पास ये रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, ये हमारे पास अमोनिया बन गई है। जी, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके हमारे पास अमोनिया बना देते हैं। अब हमने करना क्या है, इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, इसकी केसी वैल्यू या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने डिराइव करना है। तो वो बहुत आसान फार्मूला होता है हमारे पास, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया है NH3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो साथ 2 है तो वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। और ओवर रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन को हम लिख देंगे और उसके साथ हम हाइड्रोजन को लिख देंगे और जो इसके मोल्स हैं इसको हम क्या कर देंगे, पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास 2 रिएक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बतानी है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, और जो हमारे पास रिएक्शन नंबर 3 है ये आपने खुद कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो हाइड्रोजन प्लस हमारे पास जो आयोडीन है ये मिलके हमारे पास बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड।
जी, तो अब हमने क्या करने हैं, केसी वैल्यू को डिराइव करने हैं, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे, और इसकी जो पावर है, इसके जो मोल्स हैं उसको पावर बना देंगे। और ओवर रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे साथ और आयोडीन को लिख देंगे। तो ये हमारा एक केसी वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आता है। तो जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने ये रिएक्शन किया है और ये वाला रिएक्शन किया है, और आपने केसी वैल्यू को डिराइव करना है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है जी, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो आप एक रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। हमने क्या किया था, हमने एक स्टैंडर्ड रिएक्शन लिया था जिसकी केसी वैल्यू हमने डिराइव की थी, और वो आई थी हमारे पास 57 को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या बनाए थे, हमने 3 किस्म के केसेस रूल्स बना लिए थे, और इस वैल्यू से हमने कंपेयर करके रिएक्शन की डायरेक्शन को बताया था कि अगर इससे वैल्यू के QC की कम होती है तो क्या था। एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे पास QC वैल्यू आई थी और दूसरा हमारे पास KC वैल्यू थी। KC वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो 57 आई थी। हमने क्या किया था, 57 से कंपेयर करके QC वैल्यू को और KC वैल्यू को क्या किया था, कंपेयर किया था, और इस वैल्यू को कंपेयर करके हमने तो 3 किस्म के रूल बनाए थे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है, रिवर्स जा सकता है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो हमने क्या करने हैं, अब KC को टॉपिक में जाना है। KC की जो वैल्यू हमारे पास 57 है, और जो हमारे पास QC वैल्यू आई थी रिएक्शंस की, उनको कंपेयर करके हमने क्या करने हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर लेना है। अगर QC वैल्यू 57 से कम है तो क्या कंडीशन आती है, 57 से ज़्यादा है तो क्या कंडीशंस आती हैं, और इसके कंपेरेबल है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये डिटेल से हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है किसी रिएक्शन में अटेन हो गई है। तो वो बहुत आपको आसान फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी किसी रिएक्शन की आपने इक्विलिब्रियम स्टेट को पहचानना हो, प्रेडिक्ट करना हो, तो उसके लिए सिंपल यही है कि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो तब जाके आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, डायनामिक इक्विलिब्रियम आल्सो इस्टेब्लिश। तो ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन दैट इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। जब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है तो उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो ये हमने डिटेल से टॉपिक पढ़ा हुआ है। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो उसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने देखा था। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहाँ पे क्या होता है उसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, वो रिवर्स रिएक्शन में भी आ सकता है, फॉरवर्ड में भी आ सकता है। तो एक रिएक्शन ऐसी आती है जहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, तब जाके हमारे पास जो क्या इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने लिख देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ अ रिएक्शन क्वेश्चन QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास 3 किस्म के हमने केसेस देखे थे। एक में देखा था QC वैल्यू हमारे KC वैल्यू आती थी QC से लेस, QC वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, KC से लेस होती थी। जो सेकंड केस था हमारे पास वो ये था KC वैल्यू ग्रेटर देन KC, QC वैल्यू ग्रेटर देन
केसी। तो थर्ड वन जो केस हमारा था वो ये था कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हैं, कंपेरेबल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो तब जाके क्या केसेस बनते थे। हमने इस केस में देखा था जब क्यू सी वैल्यू कम है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता था। तो जो हमारा ये वाला केस था कि अगर हम जो क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्यू सी हमारे पास वैल्यू ये ग्रेटर आ जाती, ज़्यादा आ जाती के सी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में पॉसिबली जा सकता है, तो वो हमारा जो रिएक्शन था वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाता था। तो ये हमने इन केसेस में पढ़ा था। और जब क्यू सी और के सी वैल्यू बराबर होती थी तो हमने पढ़ा था कि ये दोनों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और इस स्टेट में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो आपके पास ये जो केस है जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर क्यू सी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाती है के सी वैल्यू से, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है और वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये इसका आंसर है। और जो लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड, एक इंडस्ट्री कायम की गई थी, बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसकी बेस क्या थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, ये तजारती पैमाने पर प्रोडक्ट्स को देने में नाकाम हो गई थी। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट, क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं एक केमिस्ट होने के नाते कि इस इंडस्ट्री की जो फेल होने की रीजंस हैं वो क्या हैं। तो केमिस्ट होने के नाते आप बता सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक इंडस्ट्री को कहते हैं लगाई गई है जिसकी बेस क्या थी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे थी, तो वो इंडस्ट्री नाकाम हो जाती है। एक केमिस्ट होने के नाते, एक कीमियादान होने के नाते, या फिर एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते क्या ये बता सकते हैं आप कि वो इंडस्ट्री फेल क्यों हुई है। तो हमने बार बार पढ़ा है कि रिएक्शन की दो तरह की काइंड्स हम पढ़ चुके हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना देते हैं और दोबारा प्रोडक्ट्स हैं दोबारा डीकम्पोजर के रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। तो वो तो एक रिएक्शन में ऐसा लगता था कि वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता था, हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, प्रोडक्ट्स दोबारा डीकम्पोजर के रिएक्टेंट्स बना देते थे। तो इसमें तो ये एक किस्म का खेल हो रहा है। हम देखिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यही प्रोडक्ट्स रिवर्सिबल अगर रिएक्शन है जो कि सिंबल से भी हमने जाहिर किया हुआ है, तो क्या होगा, यही वाले प्रोडक्ट दोबारा डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना देंगे। फिर क्या होगा, यही वाले रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना देंगे, फिर प्रोडक्ट मिलेंगे डीकम्पोज होके क्या बना देंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स। तो ये तो अगर अमाउंट हम सेपरेट करना भी चाह रहे हैं तो ये बहुत कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट प्रोडक्ट की क्या होगी, वो डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगी। तो इंडस्ट्री लगाने का या रिएक्शन प्रोसीड करवाने का मकसद क्या था, वो ये था कि हमने यहाँ से एक रीज़नेबल अमाउंट हमें चाहिए थी, जो कि हमने क्या करना था, उसको सेल आउट करना था और उससे क्या करना था, पैसा कमाना था। तो वो तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। अगर एक इंडस्ट्री आपने एक फैक्ट्री लगा ली है और उसमें ऐसे रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं जो कि रिवर्सिबल बेस पे हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन का हाल तो आपके सामने ही है कि एक रिएक्टेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो ये तो एक इंडस्ट्री लगाने का मकसद ही फौत हो जाता है। आपको क्या चाहिए थे, प्रोडक्ट चाहिए थे, जो कि प्रोडक्ट आप सेपरेट कर लेते और उसे मार्केट में सेल करते और उससे आपको पैसा मिलता। जबकि अगर आपने ऐसी इंडस्ट्री लगाई है जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस है, तो वो क्या होगा, आपके इंडस्ट्री लगाने का मकसद ही फौत हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए, एक रीज़नेबल अमाउंट चाहिए जो कि आप मार्केट में सेल करें, जो कि इस रिएक्शन में बहुत कम अटेन होती है, क्योंकि यही वाले प्रोडक्ट दोबारा डीकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो यही वाली रीजंस हैं कि एक अगर आपने एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है एज अ केमिस्ट होने के नाते, तो आपने रीज़न्स बतानी है कि रिवर्सिबल बेस पे अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री के नाकाम होने की वजूहात पता होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।